हेलो, आद्या फाउंडेशन के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करने जा रही हूँ। क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन जरूरी है, ये यानी रिप्रोडक्शन एसेंशियल इन ऑर्गेनिज्म। क्यों जरूरी है? यह इसलिए जरूरी है कि ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को अर्थ पर प्रोड्यूस कर सके, ताकि उसका कंटिन्यू जनरेशन व जनरेशन उसके स्पेसीज मेंटेन रहे। कहता है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीवों को जनन यानी रिप्रोडक्शन जरूरी है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर मेंटेन द स्पेसीज एंड कहता है डीएनए प्री एग्जिस्ट सेल ऑन द अर्थ पर उनके प्री एग्जिस्ट पहले से आए हुए सेल मेंटेन रहे, उनका स्पेसीज मेंटेन रहे, उनका जीन मेंटेन रहे, इसलिए वह अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। सेम थिंग यानी रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, या एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि एक लिविंग ही नए लिविंग को प्रोड्यूस कर पाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं जो जिंदगी जीने के लिए रिप्रोडक्शन यानी रिस्पॉन्सिबल है। जिंदगी जीने के लिए आपको फूड लेना जरूरी है, न्यूट्रिएशन आपका यानी अनवांटेड मटेरियल निकलना जरूरी है, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन जरूरी है एनर्जी के लिए, और सर्कुलेशन जरूरी है। पर अपने जैसे चाइल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए आपका अस्तित्व, आपकी स्पेसीज अर्थ से नष्ट ना हो जाए, इसके वो मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, नए ऑफस्प्रिंग आते हैं, जन्म लेते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑर्गेनिज्म किससे आते हैं? तो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं या प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। वैसे सेल जो पहले से अर्थ पर सरवाइव कर रहा है। हम कोई नए पेरेंट से नहीं आते, पेरेंट भी एक पेरेंट से आते हैं, वह पेरेंट उनका भी कोई पेरेंट है। तो इस तरीके से जब आप सोचोगे तो बड़ी असमंजस में पाओगे, जो हम सबसे नीचे किसे पेरेंट कहूँ। अगर हम मंकी से आए हैं तो उससे नीचे कौन पेरेंट है? तो देखेंगे क्या जो एक ऑर्गेनिज्म प्री एग्जिस्ट पहले से आए हुए ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं। रिप्रोडक्शन बिकम्स ए विटाल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन तब हो सकती है जब हमारे अंदर विटाल प्रोसेस आएगी। व्हाट इज विटाल प्रोसेस? यह क्या है? आपके लाइफ का एक स्पेशल प्रोसेस है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिसमें आपकी बॉडी बेहतर मेंटेनेंस में रहती है। यानी इस समय सेल डिवीजन होता है प्रॉपरली, एंजाइम हार्मोन सेक्रेशन होता है, आप कंटिन्यू ग्रो एंड डेवलपमेंट करते हो, आपकी सेंसेसिव फेज होती है। इस समय आप में डिफरेंट टाइप के जो फंक्शन है वो कंटिन्यू प्रॉपर होते हैं। उस प्रोसेस को आप विटाल प्रोसेस कहते हो। विदाउट व्हिच स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, यानी तभी हम जन्म देंगे नई चाइल्ड को जब हमारे अंदर प्रॉपर विटाल है। अगर उसमें थोड़ी भी डिस्टर्बिंग आएगी तो हमारे अंदर नए चाइल्ड प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। और कहता है इसके बाद का जो समय आएगा उसमें हम क्या करते हैं, तो लंबे समय जिंदगी जीते हैं, विटाल खत्म होती है बॉडी की और साफ हो जाते हैं, अर्थ को छोड़कर चले जाते हैं। पर अर्थ पर अपना यादगार छोड़ जाते हैं, अपने जैसे डीएनए को छोड़ जाते हैं। वही तो रिप्रोडक्शन है। इट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ, कहता है स्पेसीज जनरेशन एज अदर इंडिविजुअल्स अंडरगो सेंसेस एंड अल्टीमेटली दे डाई। इस समय क्या होते हैं, तो यानी इसके कारण हमारे अर्थ पर एक स्पेसीज कंटिन्यू बना रहता है। अगर किसी के रिप्रोडक्शन में डिस्टरबेंस आ जाती है तो वह ऑर्गेनिज्म नष्ट होने लगता है, अर्थ को छोड़कर चला जाता है, इंडेंजर लाइफ ऑर्गेनिज्म। पर कहता है नहीं, जनरेशन टू जनरेशन हमें रिप्रोडक्शन बना कर रखती है। दादा दादी नाती पोते सबको आने में हेल्प करते हैं। और कहता है उसके बाद जन्म देने के बाद बुढ़ापे में चले जाते हैं और धीरे धीरे अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं, मर जाते हैं। सब दिन कोई जिंदगी जीने के लिए नहीं आया है। तभी तो एक गाना सुनते हो, क्या लेकर आया है क्या लेके जाएगा। क्या लेके तो नहीं आया है, पर बहुत कुछ छोड़ कर जाएंगे, अपने डीएनए को अर्थ पर छोड़कर जाएंगे, जो लंबे समय तक हमारे अर्थ पर सरवाइव कर सकते हैं। इसके साथ आता है जब ऑर्गेनिज्म यानी
उसकी एक बर्थ हुई, उसने जन्म लिया, अपने जैसे प्रोड्यूस किया नए ऑर्गेनिज्म को, सेंसेज बुढ़ापे में चले गए और उसके बाद वह अर्थ को छोड़कर चले जाते। तो बच्चों इस पूरे टाइम पीरियड को लाइफ स्पेन कहते हैं। जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक के बीच का जो समय होता है, जिसके अंदर हम अर्थ पर जो भी नेचुरल वर्क दिए गए हैं उसे कंप्लीट करते हैं इस टाइम में, उसे हम लाइफ स्पेन कहते हैं। यानी लाइफ स्पेन क्या है? लाइफ स्पेन द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का वह कंप्लीट सेशन, वह कंप्लीट टाइम पीरियड जब उसने जन्म लिया, अर्थ पर आया, और वह अर्थ के जो वर्क दिए गए, अर्थ ने कौन वर्क दिया? तो अर्थ ने हमें कुछ नेचुरल वर्क डिपुट किए हैं। जैसे एक समय में हम चाइल्डहुड थे, धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, प्यूबर्टी में आए, अपने जैसे चाइल्ड को प्रोड्यूस किया, रिप्रोडक्टिव फेज में गए, सेंसेज आई, बुढ़ापा आया और अब धीरे धीरे हम मर जाएंगे। नेचुरल डेथ यानी हम किसी कारण से नहीं मरे, एक्सीडेंटल तो उसका रीजन एक्सीडेंट होना, हम सुसाइड कर लिए तो उसका रीजन सुसाइड करना, पर ऐसा नहीं करना है। हम नॉर्मल मरते हैं, हमारी सेल विटाल फंक्शन खत्म हो जाती हैं, उस टाइम को कहते हैं नेचुरल डेथ। और इस पूरे सेशन को लाइफ स्पेन कहा जाता है। लाइफ स्पेन किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ का एक स्पेशल पीरियड होता है, खास कारण है, खास पीरियड है, जिसमें आप करते और गवाते हो। देखो क्या गवाते हो, कहता है लाइफ स्पेन इज नो डिपेंडेंट शेप साइज ऑफ बॉडी। यह एक स्पेशल चीज है आपके बॉडी का, यह आपके समय स्पेशल टाइम है जो आपके बॉडी के डिजाइन पर डिपेंड नहीं करते, या तुम्हारे बॉडी के साइज पर डिपेंड नहीं करते, यह इस पर नहीं निर्भर करता आप कितने अपने भाई से लंबे हो, आप अपने भाई से कितने मोटे ताजे हो, कितने लंबे चौड़े मोटे ताजे हो, ये डिपेंड नहीं करता। यह केवल डिपेंड करता है हमारे बॉडी का सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, या केवल डिपेंड करता है सेलुलर फंक्शन क्या है, सेल पर डिपेंड करता है। तभी तो कहते हैं भाई सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तुम्हारी जिंदगी का स्टार्टिंग, तुम्हारे जिंदगी का फंक्शन और तुम्हारे जिंदगी का लास्ट जो टाइम वर्क है वह भी सेल ही है। यह शेप साइज पर हमने बताया निर्भर नहीं करता, कहता है ओनली डिपेंडेंट अपॉन स्ट्रक्चर फंक्शन सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। केवल निर्भर करता है तुम्हारे सेल के स्ट्रक्चर फंक्शन और सेल का क्या है बॉडी वर्क, इस पर, बाकी किसी चीजों पर नहीं। लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेरीज फ्यू डेज टू कहता है 1000 ऑफ ईयर। लाइफ स्पेन जो होते हैं जीवों का एक दिन हो सकता है, या यह सालों साल हो सकता है, 1000 साल हो सकते हैं। एक दिन में एनिमल अपने लाइफ को कंप्लीट कर सकता है, उसकी लाइफ स्पेन। आज 2 घंटे पहले जन्म लेके आया, 4 घंटे बाद उसकी स्टार्ट हो जाएगी प्यूबर्टी, कुछ समय में वो अपने जैसे चाइल्ड प्रोड्यूस करेगा, फिर सेंसेज एज में चली जाएंगी, सेंसेज बुढ़ापे जिसमें केवल थेसिस देगा, और लास्ट में वह खत्म हो जाएंगे, अपने दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। एक दिन ये प्रोसेस कंप्लीट वह कर सकता है, या वह अपने इस प्रोसेस को हजारों हजार साल में कंप्लीट करेगा। तो यह डिफरेंट होगी, सभी लिविंग का लाइफ स्पेन एक जैसे नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, लाइक मे फ्लाई जिसे हम बोलचाल की भाषा में देखोगे येलो कलर का लाई होता है मे फ्लाई, उसकी जिंदगी एक दिन में कंप्लीट हो जाती है। बटरफ्लाई तितलियां जिसे आप बहुत पसंद करते हो, आपके लिए बड़ी मनमोहक हो सकती हैं, जिसका लाइफ स्पेन 1 वीक से लेकर 2 वीक होती है, 1 सप्ताह से 15 दिनों के बीच क्या खत्म हो सकता है। कहता है बनियान ट्रीज, बनियान बरगद के पेड़ 300 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, बट बेटा सिकोया प्लांट यह दुनिया का सबसे लंबा लाइफ स्पेन वाला प्लांट है। इसकी जिंदगी 3000 साल से 3500 साल की होगी,
यानी कितने हमारे जनरेशन इसे देख लेंगे। अगर एक प्लांट लगाऊं तो हजारों हजार साल, यानी मेरे से लगाए प्लांट से कितने गांव देख लेंगे, उतने मेरे जनरेशन तैयार हो जाए, इतना इसकी लाइफ स्पेन होती है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इस तरीके से लाइफ स्पेन एक ऑर्गेनिज्म के फाइलम में भी डिफरेंट हो सकता है। सभी बर्ड का लाइफ स्पेन एक नहीं हो सकता है, सभी मैमल का लाइफ स्पेन एक नहीं हो सकता, एक कुत्ते और बिल्ली का लाइफ स्पेन सेम नहीं हो सकता, एक ह्यूमन और मंकी का लाइफ स्पेन सेम नहीं हो सकता। सेम थिंग, वेरी वेरी गुड एग्जांपल्स जो हमारे एनसीईआरटी में, उससे मैंने ली है और इसे डिस्कस कर रही हूं। देखो, कहता है काउज लाइफ स्पेन, यानी क्राउ, कौवे का लाइफ स्पेन 15 ईयर्स। एक क्राउज का लाइफ स्पेन मात्र 15 ईयर होते हैं, मात्र वो 15 साल तक अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है। बट पैरोट लाइफ स्पेन 140 ईयर टू 150 ईयर। एक क्राउज जो एक प्रकार का बर्ड है, एक पक्षी है, बर्ड है, उसकी लाइफ स्पेन मात्र 15 वर्ष होती, जबकि एक पैरोट, एक तोता जिसे आप बड़ी पसंद करते हो, उसकी लाइफ स्पेन 150 साल होती। बड़ी आश्चर्य की बात है। यानी लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज बीन डिवाइडेड इनटू, कहता है 3 मेजर फेज। हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया। लाइफ स्पेन आपका एक स्पेशल फंक्शन है जो आपकी सेल पर डिपेंड करती। सभी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन एक जैसा नहीं हो सकता है। एक क्राउ की लाइफ स्पेन की बात की जाए तो उसके भी लाइफ स्पेन डिफरेंट होते हैं। एक क्राउस की लाइफ स्पेन मात्र व मात्र 15 ईयर होती हैं, जो वह एक बर्ड्स है, एक एबीज फाइलम में है, जबकि एक पैरोट की लाइफ स्पेन 150 होती है, जो एक एबीज है, वह भी एक बर्ड है। देखोगे पर उसकी शेप साइज क्या है, क्राउ की ज्यादा यानी लार्ज है, पैरोट का जो है उससे स्मॉल है। पर इतनी डिफ्रेंसिएशन क्यों है? तो इसका एक ही मेन मेजर कारण है सेलुलर फंक्शन। केवल उसके सेल का ही फंक्शन है, दोनों की सेल अलग अलग वर्क करते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिवाइड करते हैं लाइफ स्पेन को। लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर फेज। लाइफ स्पेन के 3 मेजर फेज हैं। इट इज द फर्स्ट फेज इन, कहता है व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज, डेवलप्स एंड मूव टुवर्ड्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। यानी देख रहे हो लाइफ स्पेन का वह फर्स्ट फेज है, लाइफ स्पेन का वह सबसे पहला फेज जिसमें आपका केवल प्राइमरी ग्रोथ होता है। जब आप बच्चे होते हो ना तो केवल बड़े होते हो तेजी से, आपको उस एज को कहते हो बच्चे वाले एज, जो कभी लौट कर आने वाली नहीं है, बड़ी एंजॉय करते हो जिंदगी में। वह एज है आपका चाइल्डहुड, या आपका रिप्रोडक्टिव फेज से पहले का कंडीशन है, जो हमारे लाइफ स्पेन का सबसे स्मार्ट फेज है, सबसे इंटरेक्टिव फेज है। नेक्स्ट फेज, दिस फेज हैज बीन सेड टू बी इन द विद द वेजिटेटिव फेज इन द प्लांट्स। बेटा प्लांट में इसे वेजिटेटिव फेज कहते हैं, क्योंकि प्लांट में देखोगे स्टेम काफी तेजी से ग्रोथ करते हैं, देखोगे लीव्स पूरा भर जाता है प्लांट में, तो इसे हम वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। कहता है इन व्हिच द स्टेम ग्रोज इन हाइट, डेवलप लीव्स एंड मूव टुवर्ड्स वेजिटेटिव मैच्योरिटी। इस समय प्लांट में रूट डेवलप कर रहा है, स्टेम डेवलप कर रहे हैं, मैच्योर हो रहा है, लीव्स काफी भर रहे हैं, तो प्लांट के लिए यह है वेजिटेटिव फेज, पर आपके लिए यह है चाइल्डहुड। आप तेजी से ग्रोथ कर रहे हो, चाइल्डहुड, ये एज जाने के बाद फिर नहीं आ सकती, यह चाइल्डहुड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। कहता है इन एनिमल्स ड्यूरिंग जुवेनाइल फेज द ऑर्गेनिज्म ग्रो, डेवलप एंड प्रोसीड टुवर्ड्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। अब क्या करते हैं, तो हमारे चाइल्ड में प्यूबर्टी आती है, कुछ नेचुरल बदलाव आता है, मेल फीमेल अलग हो जाते हैं और वह अपने जैसे चाइल्ड को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं।
इस फेज को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। यानी 12-13 साल के बाद मम्मी कहेगी दोनों भाई बहन एक साथ मत चलो, क्योंकि आप दोनों नेचुरल अलग दिखने लगोगे। इस एज में हमारे बच्चे जुवेनाइल एज में होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करती है। अभी अपने जैसे चाइल्ड को प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं रखती, पर एक समय के बाद उसकी एडोलिसेंस खत्म होने वाली होती है और वह मैच्योरिटी में इंटर करते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में, और अपने चाइल्ड को प्रोड्यूस कर देते हैं। इसलिए इस फेज को कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। आप देख रहे हो ये फेज रिप्रोडक्टिव फेज है। देखिए यहाँ आपको चाइल्डहुड बताया गया, चाइल्डहुड हो ऐसे ऐसे आपने ग्रोथ कर गया। चाइल्डहुड यहाँ तक आप बच्चे हो 10-12 वर्ष के थे, यहाँ आपने ऐसे समय में आया जिसमें आप अपने दो भाई बहन एक दूसरे से नेचुरल अलग हो गए। रास्ते पर चलोगे तो बड़ी स्मार्ट दिखोगे, अट्रैक्शन आएगी आप में। देख रहे हो यहाँ अब आप नए चाइल्ड को प्रोड्यूस करने लायक हो गए। घर में मम्मी पापा आपके मैरिज के लिए सोचने लगेंगे, चिंता आ जाएंगी। ये आपका रिप्रोडक्टिव फेज है। देख रहे हो ये अपने जैसे चाइल्ड को प्रोड्यूस करते हैं। भाई अब आप अपने जैसे चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस करने के बाद आप सेंसेज में चले जाओगे, बुढ़ापे में चले जाओगे, तब तो सुनते हो बूढ़े को अकल होती है शकल नहीं, जवानों को शकल होती है अकल नहीं। इतना तेजी से इसके पास देख रहे हो कितना शकल में वृद्धि हो रहा, ग्रोथ कर रही, पर अभी इसके पास उतना ज्यादा अकल नहीं आएगी। देख रहे हो इसके पास बहुत अकल है, बिना मांगे हुए आपको थेसिस देना शुरू कर देगा। और यह एज बुढ़ापे में है। धीरे धीरे हमारे स्किन जो होते हैं वो स्किन डाउन होना शुरू हो जाता है। देखो स्किन डाउन हो रहे हैं, या इसका मेनोपॉज है जिसमें रिप्रोडक्शन बंद हो जाते हैं और बुढ़ापे में यह चला जाता है। अब हम लोग लास्ट का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अब कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, यानी हमने क्या किया, चाइल्डहुड था, अपने जैसा चाइल्ड प्रोड्यूस किया, रिप्रोडक्टिव फेज में गया, सेंसेज बुढ़ापे में आई, और अब हम अर्थ को छोड़कर चले जाएंगे, अर्थ को छोड़कर चले जाएंगे, डेड कर जाएंगे। अब कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में क्या क्या करना है, देखते हैं। द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड गिव बर्थ टू यंग वंस। अब यह अपने नेचर के एक बड़ा काम करने वाला है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने वाला है, ताकि उसका डीएनए अर्थ से नष्ट ना हो सके। इसलिए अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। आपने ऐसा नहीं सुना होगा गाय भैंस घोड़े बकरी के बच्चे ह्यूमन जन्म लिया है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गाय को अपना डीएनए कंटिन्यू करना है, ह्यूमन को अपना डीएनए कंटिन्यू करना है, तो अभी तो वह अपने जैसे ही यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन इज कहता है डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच द ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ। हमने पहले से ही जान लिया ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लिविंग से ही लिविंग प्रोड्यूस होगा, नए यानी नॉन लिविंग से कभी सोच भी नहीं सकते हो। अदर यानी दूसरा नॉन लिविंग प्रोड्यूस हो सकता है, विटाल प्रोसेस है। और इसमें एक चाइल्ड एक समय के बाद मैच्योर करते हैं और अपने जैसे चाइल्ड को प्रोड्यूस करते हैं, ताकि उसका स्पेसीज अर्थ पर कंटिन्यू बने रहे। यानी रिप्रोडक्टिव फेज में भी कुछ फेजेस हैं। यानी सबसे फर्स्ट है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, जिसे हमने देखा, इसे चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं। इस टाइम में आपकी अब प्यूबर्टी आ जाएगी, 0 से लेकर प्यूबर्टी, जिसमें आप नेचुरल बदल जाते हो, मेल फीमेल अलग अलग दिखाई देने लगोगे, उसे हम कहेंगे प्री रिप्रोडक्टिव फेज। आप बदलते जा रहे हो, धीरे धीरे बड़े हो गए हो, लेकिन अभी भी आप रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं रखते हो। यह रिप्रोडक्टिव फेज नहीं है, प्री रिप्रोडक्टिव है, ओनली ग्रोथ हो रहा है। दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज। इस फेज में आप अपने जैसे चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, इसे हम रिप्रोडक्टिव फेज के नाम से जानते हैं। और दूसरा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें हमारी रिप्रोडक्शन में स्टॉप हो जाती हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज कहलाती हैं। देखोगे फीमेल में इस एज को कहा जाता है मेनोपॉज। वैसे अपने जैसे एनिमल प्रोड्यूस करने की धीरे धीरे कैपेसिटी खत्म हो जाती है, और मेल में जो स्पर्म मोटाइल होते हैं उसकी मोटिलिटी खत्म हो जाती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या सभी जीव एक ही जैसे एक तरीके से नए जीवों को जन्म देते हैं? इसे हम अगले क्लास के अगले वीडियो में आपको बताने वाले। तो चलिए इसके साथ देखते हैं। पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान है।
कहता है मुश्किलों, यानी आप खुदा से ये मत कहो हमारी मुश्किल बहुत बड़ी है, उन्हें ये मत बताओ जो हमारी मुश्किल बहुत बड़ी है, पर आप अपनी जिंदगी के हर एक मुश्किल से कह दो आप जो कर रहे हो वह मुश्किल से, यानी खुदा आपकी मुश्किल से बड़ी है। चलिए धन्यवाद। मम्मा तुमको ना लास्ट में ना आपसे बोला करो